हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान की जलवायु के बारे में। आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी भारत की जलवायु के साथ बता चुका हूँ। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम क्या होता है, किसी भी वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाएं हैं। यानी एक दिन में मौसम कई बार बदल सकता है। हो सकता है सुबह खुला हुआ मौसम हो, दिन में फिर बादल छा जाएं, बिजलियां कड़कें, बारिश हो जाए और शाम को फिर तेज धूप चमकने लग जाए। तो इस तरीके से मौसम क्या है, कुछ समय के लिए, बहुत ही अल्प आयु के लिए या अल्प समय के लिए वायुमंडल की जो परिवर्तन होने वाली अवस्थाएं हैं वो क्या कहलाता है, मौसम। जबकि जलवायु किसी भी स्थान पर अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए, यानी 25, 30, 40 साल, ये लगभग एक जैसी जलवायु रहती है। तो उस समय की जो लंबे समय के लिए मौसमी दशाओं का जो औसत है वह जलवायु कहलाता है। यानी जलवायु 30, 40, 50 साल तक किसी भी क्षेत्र की एक जैसी रहती है। कोई बड़ा मेजर स्थलाकृतिक परिवर्तन हो जाए या कोई और परिवर्तन हो जाए तो ही जलवायु परिवर्तित होती है, वरना जलवायु एक दीर्घकालिक जो मौसमी दशाओं का औसत जलवायु कहलाती है। देखिए, मौसम जल्दी जल्दी बदल सकता है, एक दिन में ही कई बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु में बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। और वो भी कब आएगा, जब कोई बड़ा स्थलाकृत परिवर्तन हो जाए, यानी भूकंप से कोई और परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई अन्य प्रकार की कोई मौसमी परिघटना या आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आ सकता है। अब देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी क्या है, मौसम। अब देखिए, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु कैसी होती है कि ऋतु के अनुसार इसके अंतर्गत पवनों की दिशाओं में परिवर्तन आता है। यानी 6 महीने, 6 माह एक डायरेक्शन में हवाएं बहती हैं और अगले 6 माह विपरीत डायरेक्शन में हवाएं बहती हैं। देखिए, भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत पाई जाती है। अब देखिए, जेट धाराओं के बारे में देख लें। यहाँ पे भी मैंने पहले बताया जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं लगभग 270 से 300 जो डिग्री है, ये 227 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं जेट धाराएं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट जेट धाराएं कहती हैं, क्योंकि ये उप उष्ण यानी उष्ण से कम है। ये सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर ऊंचाई पे पश्चिम से चलने वाली हवाएं पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं। इनकी गति 110 किलोमीटर से 180 किलोमीटर के आसपास तक होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। जो सबसे स्थिर है वो मध्य अक्षांशीय या उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लगभग भारत के उत्तर भारत के मैदान से ये क्या है, ये जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। और मुख्य रूप से क्या है आपकी, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। और ये कहाँ पे, क्षोभ मंडल की जो पट्टी में प्रवाहित होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं। इनकी हाइट लगभग 12,000 मीटर के आसपास होती है जहाँ पे ये प्रवाहित होती हैं। और इनकी जो गति होती है उसकी 110 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक इनकी गति होती है। अब देखिए, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ ये शीतकालीन वर्षा के लिए जाना जाता है, जिसे मावट कहते हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि मावट का कारण क्या है, तो पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। इनको सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ को सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये कहाँ पे अराइज होते हैं, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। और ये कैस्पियन सागर और उसके आसपास से क्या है, नमी ग्रहण करते हैं। और ये जेट स्ट्रीमों पे सवार होके भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी
और उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जाड़े के मौसम में यानी सर्दी के ऋतु में, विंटर सीजन में क्या करते हैं, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उसके अंदर बरसात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सर्दी में, मावठ कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मावठ का रीजन क्या है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है, या इसको सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन कहते हैं। ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी पे होते हैं। और इनको लाने वाली कौन होती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, जेट धाराएं होती हैं। भारत में इनका प्रभाव पश्चिमी जेट धाराओं से होता है, ये है ना, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और शीतकाल में अगर रात्रि में मौसम में तापमान में वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है, ये इन पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यानी सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस के आने का क्या है, पूर्व संकेत है। देखिए, अब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में कि गर्मी के मौसम में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उत्तर भारत के ये पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ पे गर्मी के मौसम में, ये देखिए यहाँ से क्या होके गुजर रही है, कर्क रेखा होके गुजर रही है आपकी। और गर्मी के मौसम में 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ चमकता है, आपकी कर्क रेखा पे। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसके कारण क्या होता है, भारत के उत्तर भारत में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण या कर्क रेखा पर चमकने के कारण उत्तर भारत में जो टेम्परेचर होता जाता है वो हाई हो जाता है। तो पहला तो कर्क रेखा पर चमकने के कारण उत्तर भारत का जो तापमान है अधिक तापमान अधिक होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका एक रीजन और है, आइस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मैंने एक बार आपको बताया था कि ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये भी क्या है, भूमध्य रेखा पे होता है सामान्यतः, लेकिन सूर्य की आभासी स्थिति के साथ ये ऊपर की ओर मूव कर जाता है। और यहाँ पे इस वाले रीजन में, जहाँ पे ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है, इस वाले रीजन में ITCZ जोन का क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इससे भी भारत का तापमान और अधिक बढ़ जाता है। और अधिक बढ़ने से क्या होता है, तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वायु दाब कम होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये कि तापमान और वायु दाब में अपोजिट क्या होता है, संबंध होता है कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और जो हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशन है, यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में, ये रहा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इसकी तुलना में कम होता है, जिससे वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा, यानी एयर प्रेशर अधिक होगा। इस वजह से हवाएं कहाँ से मूव करती हैं, आपके हिंद महासागर से इंडिया की ओर मूव करती हैं। और इस तरीके से दो भागों में ये मानसून की धाराएं बट जाती हैं। एक जो अरब सागर से आता है और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी से आता है उसको दक्षिणी पूर्वी मानसून बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी मानसून। और जो शाखा अरब सागर होते हुए आती है जो इस मानसून की, उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अब चूंकि यहाँ पे अरावली की जो पर्वतमाला है, ये क्या है, अरावली जो मैंने पर्पल कलर से दिखा रखा है आपको, ये जो चीज है ये अरावली की पर्वतमालाएं है जो इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर पड़ती है। तो जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है तो राजस्थान में कोई खास वर्षा नहीं कर पाता है। केवल कहाँ पे करता है, ये माउंट आबू वाले क्षेत्र में, जहाँ पे ये ऊंची हैं
माउंट आबू और दक्षिणी राजस्थान के इलाके में कुछ ज़्यादा वर्षा करता है, और कुछ कहाँ पे करता है, ये हाड़ौती के पठार के आसपास। तो इन दो रीजन में यहाँ पे वर्षा करता है, बाकी का और ये बिना किसी बाधा के सीधा कहाँ पे टकराता है, आपके हिमालय से टकराता है, और हिमालय से टकराने के बाद वापस से इस डायरेक्शन में मध्य राजस्थान के अंतर्गत यहाँ मध्य उच्च भूमि से टकराकर उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में बारिश करता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मेन रूप से कहाँ पे वर्षा होती है, आपके माउंट आबू रीजन में वर्षा होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा यहीं पे हमारे 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, क्योंकि ये वो वाला रीजन है जहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। और कुछ दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में बरसात होती है, और कुछ हाड़ौती यहाँ पठार है, इसकी थोड़ी बहुत ऊंचाई है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बरसात होती है। इसके अलावा क्या होता है, अधिकतर जो राजस्थान में बरसात होती है वो किस वर्ष से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से। देखिए ये दक्षिणी पूर्वी मानसून इस तरीके से आगे बढ़ता है और ये हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराने के बाद ये यहाँ से रिवर्ट होता है इस तरीके से, ये डायरेक्शन में रिवर्ट होता है। रिवर्ट होने के बाद में ये यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, इससे टकराता है ये, और यहाँ से पूर्वी राजस्थान में और आपके यहाँ पे इस पूरे इलाके में वर्षा करता है। लेकिन फिर भी इस वाले इलाके में, पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके में, ये इसके लिए क्या पड़ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, यानी रेन शैडो रीजन पड़ जाता है। तो इस पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से भी जब रिटर्न होता है बारिश, तो यहाँ पे भी इनके लिए कोई अवरोध नहीं मिल पाता है, तो ये सीधा निकल जाती हैं हवाएं। ये मानसून टकरा के आगे तो बढ़ता है इस जगह से आपके शिवालिक की पहाड़ियों से, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद सीधा निकल जाता है, क्योंकि अवरोध नहीं मिल पाता है कोई भी। इसलिए इस वाले इलाके में थोड़ी बहुत बरसात तो होती है, यहाँ से जब रिटर्न होता है तो हल्की सी इस वाले रीजन में देखिए हल्की फुल्की जो बरसात होती है वो इस वाले रीजन में होती है, अरावली के जस्ट वाले में, लेकिन कम होती है फिर भी, ये भी 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और ये वाला रीजन है थार का मरुस्थल वाला, ये तो बिल्कुल ही एक प्रकार से ड्राइड हो रह जाता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात देखने को हमें मिलती है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में दो विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में एक तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। इस 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से यहाँ पे लू चलती है। लू क्या है, ये पश्चिम से चलने वाली हवा है, पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं जो पूरे उत्तर भारत में इस समय प्रवाहित होती हैं, और खासकर राजस्थान में इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में ये और भी टेम्परेचर बढ़ा देती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं इस समय। ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात हुई, और जब मानसून आने वाला होता है उससे पूर्व में यहाँ पे राजस्थान में पुरवाई चलती है। पुरवाई का मतलब क्या है, पूर्व से चलने वाली हवाएं, पूर्व से चलने वाली हवाएं। ये क्या है, जब ये दक्षिणी पूर्वी मानसून आगे बढ़ता है तो यहाँ पे बरसात करता है उत्तर भारत के मैदान में। उत्तर भारत के मैदान में जब बारिश होती है तो यहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है, और जब पूरब से हवाएं चलती हैं राजस्थान की ओर, तो कहीं ना कहीं क्या है, इस ठंडी हवा का झोंका राजस्थान की तरफ आता है और राजस्थान को गर्मी से राहत दिलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पुरवाई। पुरवाई क्या है, मानसून पूर्व, जो यानी राजस्थान में मानसून आने से पूर्व पूरब से ओर चलने वाली ठंडी हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु से लोगों को राहत दिलवाती हैं, उसको क्या कहते हैं, पुरवाई। अब देखिए मुख्य रूप से राजस्थान में जो बारिश होती है वो जुलाई माह से आपका अगस्त सितंबर तक होती है, सितंबर तक। और इस मौसम में अधिकतर बरसात होती है, और इस मौसम के बाद
सितंबर में क्या देखने को मिलती है हमें? क्वार की उमस। क्वार की उमस क्या है? क्वार की उमस ये सितंबर माह के अंतर्गत क्वार माह पड़ता है, जिसको हम आश्विन माह बोलते हैं। सितंबर का लास्ट और अक्टूबर का शुरुआत, सितंबर का लास्ट ही मानिए आप मुख्य रूप से। इस मौसम में क्या होता है कि नमी होती है वातावरण में, जो पूरा का पूरा एयर एनवायरनमेंट है आपका, उसमें पूरा एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नमी होती है। और दूसरी ओर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। यहाँ पे गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मॉइस्चर है एक और, तो आपकी नमी है वातावरण में, और दूसरी ओर गर्मी बढ़ने से इस समय ह्यूमिडिटी इतनी असह्य हो जाती है, लोगों को सहन नहीं हो पाती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? क्वार की उमस बोलते हैं। इसके बाद वापस से मानसून लौटने लगता है, और मानसून लौटने से, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होती है, फिर हम देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद शीत ऋतु की बात करते हैं हम। शीत ऋतु में उत्तर भारत के अंतर्गत क्या होता है, अब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है शीत ऋतु के अंतर्गत, और जो उत्तर भारत है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान तापमान कम तापमान कम होगा तो वायु या हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेंगी, जिससे वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। वायुदाब अधिक होगा, और हिंद महासागर में यहाँ पे पूरा वायुदाब क्या होगा, कम होगा। वायुदाब कम होने से वायुदाब कम होने से जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत से, कहाँ से, उत्तर भारत से हवाएं इस तरीके से मूव करने लगती हैं हिंद महासागर की ओर, और यहाँ से लौटते हुए वापस से कहाँ पे जाती हैं, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। इधर से जो हवाएं निकलती हैं वो तो सीधा ही निकल जाती हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन जो ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं लौटती हैं वो बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करती हैं, और वापस से ये तमिलनाडु के तट पर ये क्या करती हैं, बारिश करती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के तट पर सर्दी के मौसम में बरसात होती है, और किससे होती है, इसको कहते हैं आप उत्तरी पूर्वी मानसून से। मानसून से या लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून से, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से क्या होती है, तमिलनाडु के तटों पर बरसात होती है। तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर, तमिलनाडु के पूर्वी तटों से बरसात। तो भारत के अंतर्गत शीत ऋतु में दो ही जगह बरसात होती है, एक तो तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर बरसात होती है जो किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, और दूसरा होती है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में किससे बारिश होती है, ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ जिसको मैंने आपको बताया सेलो साइक्लोनिक डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। मैंने आपको बताया भूमध्य सागर के आसपास ये जो सेलो साइक्लोनिक जो डिप्रेशन है या पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, वहाँ से ये क्या है, जो हवाएं जेट स्ट्रीम चलती हैं वो इस पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ बहा के लाती हैं, और शीत ऋतु के अंतर्गत ये उत्तर भारत के अंतर्गत आके यहाँ पे क्या बरसात करती हैं। उस ड्यूरेशन में कुछ आपकी पूरा का पूरा जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, इस वाले रीजन में क्या होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है। शीत ऋतु की ये बारिश पश्चिमी विक्षोभों से क्या होती है, शीत ऋतु में बारिश, शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, मावट, मावट बोलते हैं।
इनको गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं मावट को। इसका कारण क्या है? ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। गेहूं की फसल जो वीट क्रॉप है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ये गेहूं को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा शीत चाहिए, ज़्यादा ठंड चाहिए, ज़्यादा कोल्ड चाहिए। उससे क्या है, गेहूं का पौधा तेजी से डेवलप होता है। और ये कहीं ना कहीं मावट आकर पूरे के पूरे उत्तरी भारत में, खासकर उत्तरी और पश्चिमी भारत में क्या करती है, ये टेम्परेचर को और गिरा देती है मावट, और जिसके कारण शीत ऋतु बढ़ जाती है। इससे जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली बारिश है। किस इलाके में होती है? उत्तरी उत्तरी पश्चिमी भारत के अंतर्गत होती है। इसका रीजन क्या है? पश्चिमी विक्षोभों से होता है। पश्चिमी विक्षोभ किस पे प्रवाहित होके आते हैं? आपके आपके जेट स्ट्रीम पे प्रवाहित होके आते हैं। दूसरा, मावट को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और कहीं ना कहीं गेहूं की फसल की जो ग्रोथ को और तेजी से बढ़ा देती है। तो ये आपका शीत ऋतु में बारिश हो गई। इसके बाद वापस से ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो ये तो हमने देख लिया मानसून का आना, मानसून का लौटना, और मानसून के अंतर्गत जो ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, और शीत ऋतु का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से राजस्थान के अंतर्गत बारिश के प्रदेश हैं? देखिए, राजस्थान को जलवायु प्रदेश के हिसाब से मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपका पूरा का पूरा ये वेस्टर्न राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। फिर है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत ये आपका अरावली पर्वतमाला से पश्चिम वाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला आपकी कहाँ पे है? यहाँ पे आपकी अरावली पर्वतमाला है, इस वाले रीजन में, ठीक है ना। तो अरावली पर्वतमाला से आपका पश्चिम वाला भाग ये अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। फिर इसके बाद आता है आपका उप आर्द्र। उपाद्र प्रदेश कौन सा है? ये तीसरा है जो उपाद्र प्रदेश आता है आपका। चौथा प्रदेश है ये वाला, ये आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और पांचवा प्रदेश आपका ये अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रदेशों में बांटा गया है: शुष्क, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 5 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत राजस्थान को बांटा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश कहाँ पे? मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिले का उत्तरी भाग, जोधपुर जिले की फलौदी तहसील, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग, गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग। तो ये वाला जो रीजन है इसके अंतर्गत, ये वाला रीजन किस में आएगा? आपका पूरा का पूरा शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन किसके अंतर्गत आएगा? आपका शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आएगा। देखिए, इसके अंतर्गत इस शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। शीत ऋतु में भी 12 से 16 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहता है। वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे सुदूर पश्चिमी भागों में 10 सेंटीमीटर से कम होती है। बिल्कुल इस वाले रीजन में अगर हम पहुँच जाएँ तो इस वाले रीजन में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और इस प्रदेश के शेष भागों में 20 सेंटीमीटर, यानी इस वाले इलाके में 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो जलवायु है जो शुष्क है और कठोर है, यानी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु पड़ती है और बहुत ज़्यादा कठिन है यहाँ पे जीवन यापन। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध शुष्क। अब देखिए, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों का पूर्वी भाग तथा हनुमानगढ़, चूरू जिले, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर जिलों के पश्चिमी भाग आते हैं इस किसमें? अर्धशुष्क में। तो आपका अर्धशुष्क रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन अर्धशुष्क जलवायु का है आपका। देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन ये
आपका ये बाड़मेर का पूर्वी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग, बीकानेर का रीजन, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू सीकर का पश्चिमी पार्ट, नागौर, इधर ये जोधपुर वाला रीजन, इसके अलावा ये जालौर वाला रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन आपका कैसा है, ये पूरा का पूरा रीजन आपके अंतर्गत अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में है। अब इसकी विशेषताएं देख लें हम सबसे पहले। यहाँ पे जो बारिश का जो औसत है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य बारिश कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए इसे अर्धशुष्क प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि शुष्क प्रदेश की तुलना में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और इन तीनों जो जलवायु प्रदेश हैं आपका उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र की तुलना में यहाँ बारिश कम होती है। देखिए वर्षा की प्रकृति अनिश्चित है, तूफानी भी है, इसीलिए जब कभी बारिश होती है तो यहाँ पे प्राय बाढ़ें आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पानी का निकास सिस्टम है डेवलप नहीं है, सैनिटरी सिस्टम, इसलिए यहाँ पे जब अचानक तेजी से बारिश आती है तो यहाँ पे बाढ़ों की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर यहाँ पे 32 से 36 के आसपास पाया जाता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। शीत ऋतु में भी यहाँ पे टेम्परेचर 10 से 15-17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस प्रदेश में शीत ऋतु छोटी होती है, शुष्क होती है, और ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ वनस्पति मुख्यतः स्टेपी प्रकार की यानी घास प्रधान पाई जाती है। घास ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ और घासों की प्रधानता होती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु की यही विशेषता है, या स्टेपी प्रकार की वनस्पति की यही विशेषता होती है कि यहाँ पे झाड़ियाँ और घास की प्रधानता होती है। तो आपका जो ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, ये क्या है आपका, इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति की अधिकता पाई जाती है। अब देखिए हम तीसरे पे आते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर जिले के पूर्वी भाग आते हैं, जबकि टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग आते हैं। ये देखिए आपका ये वाला जो रीजन है आपका, जहाँ पे अधिकतर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, और उसके पूर्वी वाला भाग ये थोड़ा सा, ये आपका किस में आता है, इस वाले रीजन में आता है, उपाद्र वाले रीजन में। तो ये वाला भाग देखिए, ये पूरा का पूरा इसमें आपके ये सीकर झुंझुनू का पूर्वी भाग आ गया, नागौर का पूर्वी भाग, पाली का पूर्वी भाग, सिरोही का पूर्वी पश्चिमी भाग आ गया, आपका अजमेर ज़िला और जयपुर ज़िला ये, जबकि इसके अंतर्गत टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। ये देखिए यह अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें वर्षा कम होती है। इसमें थोड़ी वर्षा अर्धशुष्क प्रदेश की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और आर्द्र और उपाद्र की तुलना में कम होती है। यानी यहाँ पे जो वर्षा का औसत है वो 40-50 से बढ़कर, जो यहाँ पे जो शुष्क प्रदेश में 20 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, यहाँ पे 40-50 के आसपास होती है। यहाँ पे जो वर्षा है वो 40 से 60 के बीच में होती है, यानी कंपेरेटिवली उसके थोड़ा सा 10-15 सेंटीमीटर अधिक होती है। यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान है वो 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है, और शीत ऋतु में 12 सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इसमें भी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसमें भी स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी यहाँ पे भी घास और झाड़ियों की प्रधानता पाई जाती है। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, जिसे हम किसे कहते हैं, ढोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आते हैं आर्द्र जलवायु पे। ये चौथे प्रकार की, यानी यह उपाद्र से अधिक इस क्षेत्र में बारिश पाई जाती है। देखिए अब देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, राजसमंद, उदयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग आते हैं, और दक्षिणी पूर्वी टोंक और उत्तरी चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है आपको, ये वाला पूरा भाग इसके अंतर्गत आता है आपका, ये पूरा आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ बारिश उपाद्र से अधिक होती है, यानी 60 सेंटीमीटर से लेके आपकी 80 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। यानी इसका जो बारिश का जो प्राप्ति का वो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है,
यानी यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है। इसमें इस मौसम में या इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर होता है वो 32 से 35 डिग्री के मध्य होता है, और शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा चक्रवातों द्वारा भी होती है, यानी कुछ बारिश यहाँ पे जो हमारे चक्रवातीय वर्षा होती है उसके द्वारा भी यहाँ पे इस मौसम में कुछ बारिश प्राप्त होती है। इस प्रदेश में जो वृक्ष हैं अधिकतर पतझड़ वाले पाए जाते हैं, जो अपने पत्ते लगभग 1.5 माह के लिए गिरा देते हैं एक विशेष मौसम में आके, जिनके अंतर्गत आपके नीम है और विभिन्न प्रकार के पीपल है और विभिन्न प्रकार के आपके वृक्ष हैं, शीशम, इस टाइप के। अब हम आते हैं लास्ट प्रकार की जलवायु पे, वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा जिले, उदयपुर जिले का कुछ दक्षिणी पश्चिमी भाग और माउंट आबू का समीपवर्ती क्षेत्र शामिल है। जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दर्शाया आपका, ये पूरा वाला भाग किस में शामिल है, आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे जो बारिश की मात्रा है वो 80 सेंटीमीटर से लेके 120-150 सेंटीमीटर तक रहती है। इसमें जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ पे 80 से 120-125 सेंटीमीटर तक रहती है, जबकि आपका ये माउंट आबू वाला क्षेत्र है यहाँ पे बारिश की जो प्राप्ति है वो 150 सेंटीमीटर तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन वर्षा ऋतु में अधिकांशतः वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है, ठंडी होती है। यहाँ पे जो मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। यहाँ पे मुख्यतः आपके सागवान प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारे मुख्य रूप से 5 जलवायु प्रदेश हो गए। 5 जलवायु प्रदेशों में हमने देखा कि जो शुष्क जलवायु प्रदेश है यहाँ पे 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। फिर इसके बाद में हमने देखा अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ पे आपका 25 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। इसके बाद हमने देखा उपाद्र प्रदेश, यहाँ पे आपका 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। इसके बाद हमने देखा आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा रहती है। और ये जो वाला क्षेत्र है हाड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ पे 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा रहती है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग ये भी इसी में आता है 80 से 100 सेंटीमीटर। और ये जो माउंट आबू और ये दक्षिणी ये वाला राजस्थान वाला यहाँ पे पश्चिमी उदयपुर के लिए ये वाला आपका 120 से 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश प्राप्त करता है। खासकर माउंट आबू वाला ये वाला रीजन 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हमने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब हम देखते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, फिर इसके बाद में थॉर्नबेट और त्रिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। आप भी ये बात ध्यान रखिएगा, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कोपेन, थॉर्नबेट और त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण से मिलते हैं। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जाते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखें कोपेन ने अपने जो राजस्थान की जलवायु को, एक्चुअली कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। उसने विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और किसके आधार पर बांटा है, पहली चीज़ तो आपको ये बात ध्यान रखना है, व्लादिमीर कोपेन द्वारा वनस्पति के आधार पर। ये वर्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि व्लादिमीर कोपेन द्वारा किस आधार पे विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है, वनस्पति के आधार। उनका मानना था कि वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा को प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ध्यान आपसे दिलाना चाहता हूँ, कोपेन द्वारा राजस्थान को किसी भी प्रकार के जलवायु प्रदेश में नहीं बांटा था, यानी राजस्थान का उन्होंने कहीं पे भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया था। लेकिन विश्व के आधार पर उन्होंने विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा, उसके आधार पर हम राजस्थान का वर्गीकरण कर देते हैं। वही राजस्थान कोपेन ने इस प्रकार की वनस्पति को इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में रखा, इस प्रकार की वनस्पति को इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में रखा, तो उसके आधार पे
हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कर देते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसने 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा, VWHW, दूसरा है VSHW, तीसरा है AW और चौथा है CWG। दूसरा कौन सा है? VSHW। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए AW कौन सा है आपका? AW के अंतर्गत देखिए AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है और वर्षा ऋतु में ही अत्यधिक, ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, जो भी बारिश होती है ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है और ठंडी होती है। यहाँ पे बहुत जो ठंडा तापमान है, अत्यधिक ठंडे मास का तापमान भी 18 सेंटीमीटर से ऊंचा रहता है। इसमें खासकर कौन सा रीजन आता है? आप देखिए डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग आता है। इसके अलावा बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है, बांसवाड़ा वाला रीजन आता है। इसके अलावा देखिए इस जिले के अंतर्गत आते हैं और कुछ आपका ये हाड़ौती के दक्षिणी पठार के आसपास वाला इलाका आता है, जिसमें झालावाड़ है, बारां और कोटा का दक्षिणी इलाका आता है। इस क्षेत्र में वास्तव में शुष्क उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना तुल्य प्रदेश से कुछ साम्यता रखते हैं, मानसूनी पतझड़ टाइप के वन पाए जाते हैं। तो आप तो ये बात ध्यान रखिएगा, AW कहाँ पे रखा है? दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी हाड़ौती पठार के अंतर्गत इसने AW का क्षेत्र रखा है। बस आपको ये क्षेत्र पूछेगा कि कोपेन के अनुसार AW क्षेत्र किस रीजन में है, तो AW क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पठार वाले क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी पठार वाले क्षेत्र में। अब देखिएगा हम देख लेते हैं CWG। CWG जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है आपका? इसके अंतर्गत देखिए CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इस क्षेत्र में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती है। यहाँ मुख्य रूप से वर्षा जो होती है वो बारिश के मौसम में ही होती है। ये आपका ये राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, ये पूरा का पूरा इस आपके CWG क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें पूर्वी आपका जयपुर हो गया, अलवर हो गया, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, आपका टोंक, पूर्वी अजमेर, भीलवाड़ा, ये वाला पूरा रीजन, बूंदी, कोटा, ये वाला रीजन आपका राजसमंद वाला रीजन, ये इस CWG क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत राजस्थान का जो अरावली के ये दक्षिणी और पूर्वी पूर्वी राजस्थान वाले इलाके इसके अंतर्गत आते हैं, CWG के अंतर्गत आते हैं। अब देखें हम VSHW और BWHW। सबसे पहले हम देख लेते हैं BWHW को। देखिए BWHW ये पूरा पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वनस्पति कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होती है। BWHW जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दशाएं होती हैं और सबसे अधिक जो बात है वो विशेषता क्या है कि यहाँ पे अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थलीय प्रदेश है मेन रूप से। कैसा है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र, वर्षा कम और अधिकतर यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद टाइप की वनस्पति पाई जाती है, यानी ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पे कंटीले वृक्ष होते हैं, जिनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है वृक्ष के तने पर, जबकि जड़ें गहरी होती हैं। इस टाइप की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती हैं। ये उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले, ये वाले जिले इसमें आते हैं, BWHW के अंतर्गत आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, BWHW के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका आता है। देखिए जबकि एक है VSHW। VSHW के अंतर्गत अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आता है हमारा। कौन सा आता है? अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। देखिए VSHW जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत पहली बात देखें पश्चिमी जो राजस्थान के अंतर्गत, यानी BWHW और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी वाला क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु हमने बताई थी शुरुआत में, वो वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है।
यहाँ पे मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ और घास इसके अंतर्गत पाई जाती है। और यहाँ पे जो शीत ऋतु है वो शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती। यहाँ पे बारिश की जो मात्रा है वो 40 से 50 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। तो हम इसको 3-4 कैटेगरी को देख लेते हैं। सबसे पहले एक है BWHW, ये आपका पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका गया। फिर दूसरा है VSHW, ये आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आ गया कोपेन के अनुसार। फिर तीसरा देखें हम CWG, ये आपका पूर्वी राजस्थान वाला इलाका आ गया CWG। और AW जो इसका जलवायु प्रदेश है वो आपका कौन सा आ गया? आपका दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पठार वाला भाग आ गया। तो आपको ये वाला रीजन ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो BWHW है, इसके अंतर्गत मरुद्भिद टाइप की वनस्पति पाई जाती है। जो आपका VSHW है, इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको मानसूनी पतझड़ पतझड़ टाइप पाई जाती है। और यहाँ पे जो सवाना तुल्य पाई जाती है, सवाना, और आपका यहाँ पे भी मानसूनी पतझड़ टाइप की पाई जाती है, प्लस मानसूनी पतझड़ टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति को कम ये पूछेगा, लेकिन रीजन्स जरूर पूछता है बार बार में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप तो केवल ये बात ध्यान रखिएगा कि AW दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत हाड़ौती का पठार आता है। पूर्वी राजस्थान मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है CWG के अंतर्गत आता है। VSHW ये अर्धशुष्क प्रकार का है। और BWHW ये क्या है? BWHW ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। अब हम थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण भी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इसका आधार भी क्या है? वनस्पति है। और इसका थोड़ा सा जो वर्गीकरण है वो कोपेन से भी और ज़्यादा बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण को भी इसके अंतर्गत शामिल किया। अब इसका देखें, सबसे पहले हम देखें तो EAD ये कौन सा है? ये इसने वही क्षेत्र रखा है जो कोपेन ने अपना VWHW रखा है EAD को। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को इसने अत्यंत रखा है, इसके अंतर्गत शामिल कर रखा है। इसके अंतर्गत ये बताता है EAD में गर्म और शुष्क जलवायु है। यहाँ पे हर मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। यहाँ पे जो वनस्पति है वे केवल मरुस्थलीय प्रकार की होती है। यह जो EAD प्रकार की जो वनस्पति है या जलवायु क्षेत्र इसने अंतर्गत किसके अंतर्गत रखा है? बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर को इसके अंतर्गत EAD के अंतर्गत इसने शामिल किया है। अब EAD के बाद देखें हम दूसरा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, DBW। देखिए, DBW के अंतर्गत ये किस क्षेत्र को रखता है? यह DBW के अंतर्गत VSHW, कोपेन का जो VSHW है अर्धशुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत रखता है। लेकिन बस ये थोड़ा सा क्या कर देता है, इस DBW को उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत सीमित कर देता है। देखिए, इसके अंतर्गत यह DBW के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले के अधिकांश भाग को इसके अंतर्गत शामिल करता है। देखिए, DBW के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो इलाका है जो मैंने आपको बता रखा है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, आपका बीकानेर का ये इलाका, ये इसके अंतर्गत शामिल है। ये कहता है कि शीत ऋतु छोटी होती है और शुष्क होती है, ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और वर्षा वाली होती है। और इसके अंतर्गत कंटीली झाड़ियाँ और अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है इसके अंतर्गत DBW के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत DAW, सॉरी
DAW के अंतर्गत देखिए, DAW का क्षेत्र ये सर्वाधिक रखता है राजस्थान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो क्या कहता है कि यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन मौसम में इसका तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून के अंतर्गत DAW का तापमान रहता है वो कैसा रहता है, उच्च रहता है। ये कोपेन का CWG वाला क्षेत्र है अधिकतर, और इसमें कुछ भाग ये कौन सा ले लेता है, उसका VSHW वाला भाग भी ले लेता है। ये कहता है कौन सा, इसके अंतर्गत ये बताता है अधिकांश बाड़मेर जोधपुर का अधिकांश पूर्वी भाग, बीकानेर चूरू और झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही जालौर पाली अजमेर चित्तौड़गढ़ बूंदी सवाई माधोपुर अधिकतर भरतपुर जयपुर अलवर करौली, ये पूरा का पूरा इलाका ये किस में ले लेता है, ये DAW में ले लेता है। ये कहता है भाई यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो तापमान रहता है वो अत्यधिक ऊंचा रहता है, वर्षा कम होती है और अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होती है, और ये राजस्थान के अधिकतर जो भाग को ये इसके अंतर्गत लेता है। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र ये क्या बताता है, DAW ही है। इसके लास्ट में देख लेते हैं CAW। CAW कौन सा क्षेत्र है, देखिए CAW के अंतर्गत यह मुख्य रूप से वही दक्षिणी राजस्थान, जो AW है कोपेन का AW है वो क्या है, इसका CAW है। देखिए ये कहता है कि भाई दक्षिणी पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत वो क्या कहता है कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और आपकी जो शीत ऋतु है वो शुष्क है, और जो वनस्पति वो सवाना और मानसूनी टाइप की पाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि CAW है जो किसका, थॉर्नबेट का, वो कोपेन के AW के साम्यता रखता है। ऐसे ही DAW है वो CWG से साम्यता रखता है, DWG है ये VSHW से साम्यता रखता है, और EAD है ये BWHW से साम्यता रखता है। देखिए लास्ट में एक साथ कंपेयर करवा दूंगा तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अब हम चलते हैं थॉर्नबेट के बाद त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण पे। अब हम देखते हैं त्रिवार्था का अनुसार वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण बिल्कुल कोपेन के वर्गीकरण से बिल्कुल साम्यता रखता है, उसको थोड़ा सा और आसान बना दिया है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेन का जो BWHW है वो इसने BWH कर दिया है। देखिए सबसे पहला BWH, इसने इसके अंतर्गत वही उष्ण और अर्धउष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु प्रदेश को रखा है। इसके अंतर्गत ये कहता है जैसलमेर उत्तरी पश्चिमी बीकानेर का वह क्षेत्र और इसका जो बाड़मेर का थोड़ा सा उत्तरी पार्ट ये इसके अंतर्गत शामिल कर लेता है। किसके, BWH के अंतर्गत। कोपेन ने इसको BWHW कहा था। अब देखिए दूसरा है VSHW। VSHW ये कोपेन का ही VSHW है। इसने केवल VSH कर दिया है, इसको W हटा दिया है कोपेन का, बाकी का सेम है। इसके अनुसार इस प्रकार की जो जलवायु प्रदेश में उष्ण और अर्धउष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यही उसने कहा था कोपेन ने। इसके अंतर्गत इसने पूरा पश्चिमी उदयपुर ले लिया है, हनुमानगढ़ राजसमंद सिरोही जालौर दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर जोधपुर पाली अजमेर नागौर चूरू सीकर आपका गंगानगर बीकानेर आदि जिलों को इसने शामिल कर लिया है। तो सर्वाधिक विस्तृत इसने यही इलाका रखा है। तो कहीं ना कहीं कोपेन ने इसको VSHW कहा था और इसने VSH प्रकार की जलवायु बता दिया। इसके अंतर्गत ये क्या कहता है, स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है जिसके अंतर्गत कांटेदार वृक्ष और घास की प्रधानता पाई जाती है। अब देखिए अगला हम नेक्स्ट लें CAW। इसके अंतर्गत CAW के अंतर्गत इसने क्या लिया है, CAW के अनुसार कोपेन ने इसको CWG नाम दिया था और इसने CAW दे दिया। देखिए CAW यह अर्धोष्ण आर्द्र प्रदेश है, इसमें वर्षा कम होती है, जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु के अंतर्गत चक्रवातों से भी होती है। इसके अंतर्गत इसने मेन रूप से करौली भरतपुर धौलपुर दक्षिणी अलवर सवाई माधोपुर पूर्वी टोंक और कुछ कोटा और बूंदी का उत्तरी भाग भी इसने शामिल किया है। तो ये आप मानिएगा कोपेन का CWG ही है। और लास्ट में इसने जो लिया है AW, तो AW ही किसने लिया है, आपका कोपेन ने भी AW ही दिया है इस क्षेत्र को नाम, जो इसने दक्षिणी राजस्थान और आपका दक्षिणी
जो हाड़ौती के पठार को शामिल किया है इसके अंतर्गत। इसने देखिए AW के अंतर्गत इसने उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु मिलती है, यहाँ पे तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़ वाला इलाका इसने शामिल किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, AW तो सेम कोपेन के AW से साम्यता रखता है। अब त्रिवार्था का CAW है वो CWG से समानता रखता है। VWHW को BWH कर दिया है और VSHW को VSH कर दिया, W हटा दिया है मतलब पीछे से। तो त्रिवार्था और कोपेन का वर्गीकरण लगभग 90% हम एक जैसा मान सकते हैं, बाकी का थोड़ा सा थॉर्नवेट का अलग है। अब इन तीनों का मैं एक साथ कंपेयर स्टडी करवा देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि किसका वर्गीकरण किस टाइप का था। अब देखिए एक साथ कोपेन का, थॉर्नवेट का और त्रिवार्था का स्टडी कर लेते हैं, जलवायु प्रदेशों का। देखिए यहाँ पे जो कोपेन ने कहा BWHW, वही ऐसा ही नाम त्रिवार्था ने दिया, बस BWH रखा, लास्ट वाले W को हटा दिया, तो दोनों का सेम है। लेकिन इसने इसको क्या नाम दे दिया, EAD। ये बात ध्यान रखिएगा, थॉर्नवेट ने क्या दे दिया, EAD नाम दे दिया, यानी VWHW, यहाँ EAD नाम दे दिया इसने, EAD, और इसने तो कुछ ज़्यादा अंतर किया ही नहीं, BWHW किया है, BWH किया है, सॉरी। इसके बाद देखिएगा दूसरा है, हम ले इसमें VSHW ये रखा है इसने नाम, और यहाँ पे इसने नाम रखा है ये DVW, सॉरी ये D है, DVW, और इसने भी कुछ नहीं किया है, इसने तो केवल कोपेन के W को हटा दिया है, BSH रख दिया। तीसरा हम लें, यहाँ पे इसने रखा है CWG, इसने इसको दिया है किस नाम से, DAW, और इसने तो कुछ भी नहीं रखा है, CAW कर दिया है उसको। और चौथा देखें हम, यहाँ पे इसने क्या रखा है, AW, त्रिवार्था ने भी को AW ही रखा है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, और इसने इसका नाम रख दिया है आपका CAW। तो ये एक कंपेयर स्टडी होगी। देखिए इसने क्या नाम दिया, AW, तो कोपेन का और त्रिवार्था का AW एक समान है। इसने AW के आगे केवल एक और चीज लगा दिया, C, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसने AW के आगे क्या लगा दिया है, C, किसने, थॉर्नवेट ने। तो तीनों का AW ही है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो दक्षिणी राजस्थान है और हाड़ौती का प्रदेश है। दूसरे हम बात करें CWG के, जो पूर्वी राजस्थान का भाग है वो कोपेन के अनुसार CWG है। इसने जो त्रिवार्था है उसने इसको CWG के जगह कर दिया CAW, CWG और CAW लगभग एक जैसे ही हैं, और इसने इसको कर दिया DAW, यानी D लगा दिया। W तो तीनों के ही अंतर्गत है, CWG, इसने कहा त्रिवार्था ने CAW, और इसने कह दिया DAW। तो ये बात ध्यान रखिएगा, CWG, DAW और CAW ये तीनों ही पूर्वी राजस्थान के लिए वनस्पति के लिए जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु प्रदेश को इन्होंने इसमें बांटा है। तीसरा है, हम एक लें BWHW, तो ये पश्चिमी राजस्थान की खासकर मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है। इसको कोपेन ने कहा BWHW, त्रिवार्था ने कहा BWH, केवल W हटा दिया और बाकी का नाम एज इट इज रखा है।
इसने रख दिया EAW। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि BWHW है वो इसका क्या है, EAD है, सॉरी EAD। और तीसरे लास्ट की बात करें तो जो VSSW है कोपेन का, वो ट्रिवार्था ने तो कोई चेंज ही नहीं किया, बस W हटा दिया, VSH रख दिया। इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया DBW। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्वेट क्या कर देता है, VSH की जगह DBW कर देता है। EAD किसको करता है, VSHW को करता है, BWHW थोड़ी, VWHW को EAD करता है, VSHW को DBW करता है, और CWG को DAD करता है बस, और AW को CAW करता है। तो बस आप तो यही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कोपेन और ट्रिवार्था का तो एक समान ही है, कोई अंतर नहीं है, 19-20 अंतर है। कॉन्वेट का थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये चेंज कर देता है हल्का सा, AW के आगे C लगा देता है, यहाँ CWG है उसको DAW कर देता है, और जो BWHW की जगह EAD कर देता है, और यहाँ पे DAW कर देता, इसको सॉरी DBW कर देता है, DBW कर देता है। तो ये अंतर है, थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा, बाकी का ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको लास्ट का मैंने कंपेयर इसीलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो कोपेन और ट्रिवार्था का वर्गीकरण है वो थॉर्नवेट के वर्गीकरण से कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। आधार तीनों ने लगभग वनस्पति को ही बनाया है, वनस्पति आधार है तीनों की उसका वर्गीकरण का, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लाभ मिलेगा। डू हार्ड वर्क, टेक केयर एंड गुड लक।